नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबन नक्सल और आज मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूं। मेरे काफ़ी हिंदी भाषी दोस्त हैं जो कहते हैं कि कृष तुम आजकल सब इंग्लिश में ही समझाते हो और वाला जो मामला है, खास करके जो रिसेंट वीडियोस हैं सारे आपने इंग्लिश में ही बात किया है, इसलिए हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी में समझा रहा हूं कि रुणवाल वाला मामला क्या है, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसे है कि आप जानते हो कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, रोज तीन चार लोग तो ऐसे ही कॉल करते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बिल्डर्स के पीड़ित होते हैं। कई सारे बिल्डर्स से पीड़ित होते हैं और उनकी मेन पीड़ा जनरली ये होती है कि हमारे पैसे बिल्डर के साथ अटके हुए हैं और बिल्डर ने हमें हमारा अमाउंट रिफंड नहीं किया है, फॉरफिट कर लिया है, यानी कि ले लिया है। तो इस तरह से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। उनकी कोशिश तो ये रहती है कि उन्हें पैसे कैसे मिले, अपने फंड्स कैसे रिफंड मिले। तो मैं उन्हें समझाता हूँ, सारा उनका करस्पॉन्डेंस उनको ड्राफ्ट करके देता हूँ, फ्री ऑफ चार्ज बाय द वे, और उन्हें कहता हूँ कि पहले आप इस तरह से लेटर लिखिए, उसके बाद ये करिए, वो करिए, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों को सिर्फ लेटर लिखने से उनके रिफंड्स मिल जाते हैं, खास करके लोधा और कुछ रुणवाल के भी पीड़ित हैं जिनको रिफंड्स मिल चुके हैं सिर्फ लेटर लिखने से, और ऐसे केसेस में मैं वीडियोस नहीं बनाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर उनके फंड्स रिफंड नहीं होते हैं। कुछ लोगों के 50,000, 25,000 या ऐसे छोटे रकम होते हैं और कुछ लोगों के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस टाइप के बड़े रकम होते हैं। अब छोटे या बड़े, ऐसे हर रकम जो फ्लैट बायर है या मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए बड़ा ही रकम है। आपके लिए एक 50,000 का भी रकम बड़ा ही रकम है। हम सब के लिए, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं। तो जब ऐसे अमाउंट्स भी फॉरफिट हो जाते हैं तो कोशिश लगी रहती है कि किस तरह से हम पैसे वापस लें। बिल्डर्स करस्पॉन्डेंस से नहीं मानते हैं, इसलिए फिर हम उस करस्पॉन्डेंस के आधार पर वीडियो बनाते हैं। यानी कि पहले कोशिश रहती है कि उनके साथ करस्पॉन्डेंस करो, उनको रिक्वेस्ट करो, अच्छी तरह से अपने पैसों का वापसी उनसे प्यार मोहब्बत से मांगो, कानून की भाषा में मांगो, उनको नोटिस भेजो। ज़रूरी नहीं है कि नोटिस के लिए सिर्फ वकील ही अपना ड्राफ्टिंग करेगा, कोई भी कर सकता है, मैं भी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपना खुद का ड्राफ्टिंग करते हैं अच्छे से। तो जब ये सब नहीं होता है तब हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप वीडियो बनाइए। वीडियो क्यों बनाना है? वीडियो इसलिए बनाना है क्योंकि बिल्डर के ऊपर प्रेशर है। कौन से टाइप का प्रेशर? पब्लिक प्रेशर। देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट जब करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट से एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनता है, लेकिन ये पॉजिटिव रेपुटेशन फैक्ट्स के आधार पे नहीं बनता है, ओके, तथ्य के आधार पे नहीं बनता है। कहीं अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन या ट्विंकल खन्ना कुछ कह देते हैं या दिख जाते हैं तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है कि ये बिल्डर रिलायबल होगा, क्योंकि एक्टर्स के जो इमेज है, आपके मन में एक छवि है, वो छवि पॉजिटिव होती है, इसलिए उसी पॉजिटिव छवि का फायदा बिल्डर को मिल जाता है। तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन। अब हम जो सामने रखते हैं वो विज्ञापन नहीं है, वो तथ्य है, वो फैक्ट है और वो कड़वा सच है। और उस कड़वे सच को वेरीफाई करके, ठोक बजा के, दिखाकर, सबको दिखा के, यानी कि हम कंपनी को भी लिखते हैं कि साहब ऐसा है, इसका कोई जवाब है आपके पास। और जब वो किसी तरह की सीधी जवाब नहीं देते हैं या जवाब ही नहीं देते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं, आपका अमाउंट फॉरफिट हो गया, चलो जाओ, बाय बाय, तब जाके हम वीडियो बनाते हैं। यानी कि मेरे पास अगर 10 या 15 या 20 कॉल आते हैं तो एक वीडियो बनता है, बाकी के 19 में नहीं बनता है। कुछ केसेस ऐसे ही सेटल हो जाते हैं और सेटल होने के बाद भी कोई वीडियो नहीं बनता है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे भी वीडियोस नहीं बनाता हूं कि चलो सेटल हो गया, मैं चुप रहता हूं, क्योंकि होने दो, अच्छा है, सेटल होना चाहिए। लेकिन जब नहीं होता है तो वीडियो बनाते हैं।
तो राजेंद्र द जिम ट्रेनर के मामले में ऐसा हुआ। अब राजेंद्र से शुरू करता हूँ स्टोरी। वैसे रुणवाल के साथ का जो रुणवाल के बारे में जो वीडियोस हैं वो काफ़ी पहले से हैं। मैंने करीब आज तक 18 वीडियोस बनाए हैं रुणवाल के बारे में। कुछ वीडियोस हैं फॉरेस्ट और एवेन्यू और गार्डन्स और प्लेस, और इन सब के कहीं रिव्यूज़ हैं या कहीं उनके पेपर वर्क का एक विश्लेषण है। तो ये सारे टाइप के मैंने वीडियोस बनाए हैं। बात आती है राजेंद्र सिंह द जिम ट्रेनर की। तो राजेंद्र सिंह द जिम ट्रेनर का ऐसे हुआ कि उनके आई थिंक 4.25 लाख बिल्डर के पास अटके हुए थे। उसमें थोड़ा था स्टैम्प ड्यूटी, आई थिंक 2.8 लाख उनका टोकन एंड बुकिंग अमाउंट था, और बाकी के जो हैं स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के तरफ दिए हुए थे। सारे अमाउंट बिल्डर के पास अटके हुए थे और बिल्डर यानी कि रुणवाल देने को तैयार नहीं था। तो पहले मैंने संदीप ये अपने राजेंद्र से सुझाव किया कि भाई आप पहले लिखा पढ़ी करो, उनको भेजो, रिक्वेस्ट भेजो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट सब वो रिक्वेस्ट भेज चुके थे, और बिल्डर ने साफ मना कर दिया था, लिख के मना कर दिया था, फ़ोन पे भी मना कर दिया था। फिर मैंने एक ड्राफ्ट बनाया शो कॉज नोटिस का। शो कॉज नोटिस उन्हें भेजा। शो कॉज नोटिस भेजने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहे, और अगर लिखा तो यही लिखा कि तुम्हारा अमाउंट फॉरफिटेड है। अब इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। पॉइंट वाइज आपके नोटिस के सामने कुछ भी नहीं कहना है, हम कोई जवाब नहीं दे रहे। और हमने क्लियर कट लिखा था कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, वो एक्सटॉर्शन है। आप हमारा एप्लीकेशन को लेके, एप्लीकेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको लेके आप फॉरफिट कर रहे हो, ये गलत है। क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है आप फॉरफिट नहीं कर सकते हो, भले ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ हो कि मैं जानता हूं कि आप मेरे अमाउंट फॉरफिट कर लोगे वगैरह वगैरह। क्योंकि लोग पढ़ के साइन नहीं करते हैं। इसे स्मॉल प्रिंट कहते हैं, यानी छोटी लिखावट। अब छोटे अक्षरों में जो चीज़ें लिखी जाती है ये कोई नहीं पढ़ता है। जैसे कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है, कोई नहीं पढ़ता है। हम नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ता। इसी तरह से जब आप फ्लैट बुकिंग के लिए जाते हो, फ्लैट सेल्स ऑफिस में जाते हो, तो आप सेल्स ऑफिस वालों की बात पे भरोसा करते हो, और वो लोग जनरली आपको इस तरह से बातों से कह देते हैं कि ये तो हार्मलेस है सर, इसमें कुछ भी नहीं है सर, ये टर्म्स एंड कंडीशन तो नॉर्मल है सर। तो आप भी उस नॉर्मल की बातों में आ जाते हो, और टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती है। अगर विद्वान आदमी या कोई वकील या सीए उसे पहली बार पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कई बार पढ़ने से समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा है। इनको कई बार मैं पढ़ चुका हूँ, इस टाइप के टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं रोज पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका असर क्या होता है, इसमें से क्या निकलता है, इसका सही मतलब क्या है। लोग समझते नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, पहली बात आपको समझ लेना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल बात, अच्छा चलो पहले हम राजेंद्र की बात कंप्लीट करते हैं। तो राजेंद्र के बारे में ऐसे हुआ कि हमने शो कॉज नोटिस भेजा, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। हमने वीडियो बनाया, फिर भी वो चुप रहे। उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट भेजा, लिख के बाकायदा सीपीओ ऑफिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस और सायन पुलिस स्टेशन और बहुत सारे यानी पुलिस अथॉरिटीज को हमने कंप्लेंट भेजा। हमने मतलब राजेंद्र के ईमेल से गया, ड्राफ्टिंग मेरा था। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया, वो चुप थे, काफ़ी समय के लिए चुप थे। लेकिन शायद 15-20 दिनों के बाद हमने जो ये वीडियो बनाया था वो करीब अगस्त 10 को बनाया था, जहाँ तक मुझे याद है। सितंबर के 1 तारीख को उन्हें बुलाया गया और उनके साथ सेटलमेंट कर दिया गया। उनको पूरे पैसे मिल गए, लड़ने से, ये सब करने से उनको अपने पूरे पैसे मिल गए। लेकिन पूरे पैसे देने के टाइम पे उन्होंने शर्त रखी कि क्रिश के जो चैनल पे वीडियो है वो उतार दो। अब वैसे तो राजेंद्र का कोई अथॉरिटी नहीं है मेरे चैनल से वीडियो उतारे। उसने कॉल किया, सर ये कह रहे हैं कि मेरा चेक तो तैयार है,
दिखाए उन्होंने, और कह रहे हैं कि आप वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब मैं लड़ रहा हूं तो किसके लिए लड़ रहा हूं? आप ही लोगों के लिए लड़ रहा हूं। तो मैं तो चाहता हूं कि पैसे मिले, तो यानी आपको पैसे मिलने चाहिए ना, मेरे काम करने से आपका फायदा होना चाहिए ना। एक एकेडमिक बात नहीं है मेरे लिए, आपको फायदा पहुंचता है तो मुझे खुशी मिलती है, ओके, और उसी के लिए मैं काम करता हूं। तो मैंने कहा ठीक है दोस्त, एक काम करो, पहले मैंने वीडियो को प्राइवेट मोड में डाल दिया, लेकिन रुणवाल के लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको डिलीट ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने के समय मैं तो जानता था कि मैं रीअपलोड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सोर्स वीडियो है। तो मैंने डिलीट किया। अब डिलीट करने के बाद उन्होंने राजेंद्र को पैसे दे दिए और उनसे ऐसे लिखवा के लिया कि क्रिश के चैनल पर हम अपलोड नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। अब मेरे से तो उन्होंने सिग्नेचर लिया नहीं था, तो मेरे साथ कोई डीलिंग नहीं था रुणवाल का। 10-15 दिन या शायद 20 दिनों के बाद, उनको पैसे मिलने के बाद, आई थिंक करीब करीब सितंबर 30 के आसपास, मैंने वो वीडियोस वापस अपलोड कर दिए। अच्छा, उसी मीन टाइम में एक और काम हुआ था। सितंबर 8 को एक मैंने वीडियो डाला था आसिफ खान के केस के बारे में, और बीच में एक और वीडियो डाला था देवदास आचार्य के केस के बारे में। और भी वीडियोस डाले थे मैंने बहुत, लेकिन देवदास आचार्य, आसिफ खान का जो केस था वहाँ उसने ट्रिगर किया। हालांकि आसिफ खान को के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं है, इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया है। आसिफ खान का जो केस ऐसा है कि 70 लाख से थोड़ा ज़्यादा उन्होंने रुणवाल को दिया है जोड़ी फ्लैट्स के लिए। जोड़ी फ्लैट्स का टोटल कीमत है 83 लाख, और 70 लाख देने के बावजूद रुणवाल ने कहा और पैसे दो। तो आसिफ ने कहा कि आप पहले मुझे प्रूफ दो कि मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेरे फ्लैट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मुझे देखना है। उन्होंने देखने नहीं दिया, आसिफ ने पैसे नहीं दिए, इन्होंने उनको लेटर भेज दिया कि आपका पूरा अमाउंट फॉरफिट हो गया। और देवदास का केस ऐसा है और अलविन का केस ऐसा है कि बेसिकली टोकन उनका जब्त हो गया था। अलविन के कुछ 5 लाख हैं, आई थिंक 4.4 लाख से ऐसे कुछ हैं, और देवदास का बहुत पहले आई थिंक 2016 या 17 में या 2018 में आई थिंक फॉरफिट हो गया है। तो उन दोनों के भी केसेस के बारे में मैंने वीडियो बनाई। अब ये लोगों ने उन सभी चीज़ों को लेके, अच्छा अब मैं वापस आता हूँ आसिफ खान के केस के बारे में। तो आसिफ खान का मैंने वीडियो बनाया सितंबर 8 को। तो सितंबर 10 वो तो अपसेट थे, बहुत अपसेट थे रुणवाल। तो एक वकील जो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, उसने रीच आउट किया कि क्रिश जरा मिलना है। पहले उसने कुछ नहीं कहा क्यों मिलना है, फिर मैंने उसके मुंह से निकलवाया कि भाई रुणवाल के मामले में मिलना है। बात किए, मैंने सोचा वो, अच्छा उन्होंने बाय द वे आसिफ को बुलाया भी था, और आसिफ का मीटिंग होने वाला था मंडे को। मेरे साथ इन्होंने मीटिंग किया सैटरडे को। मैंने आसिफ को फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे मीटिंग में बुलाया, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हारा मामला आज ही सॉल्व हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि ये वकील जो हैं ये बेसिकली मेरे साथ सेटल करना चाहते थे। तो बड़े बड़े हिंट्स दे रहा था कि यार हम लोग यानी बेसिकली सेटल करने की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली नहीं कहा, लेकिन कुछ ब्रॉडली ऐसे सेटल करने की ही बात हो रही थी, या बात भी न कहो, हिंट्स कहो। बात तो यारी दोस्ती की हो रही थी वगैरह वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते थे। तो आखिर में हुआ ये कि वो मीटिंग असफल रहा, कुछ भी उसमें से नहीं निकला, कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन अब तो ये लोग अपसेट थे, क्योंकि मैंने जब सितंबर 30 को इन लोगों का जो राजेंद्र का जो 3 वीडियोस थे जो डिलीट कर दिए थे, उसे अपलोड किया, तो रुणवाल ने सोचा अब तो यार ये बेकाबू हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो कैसे कंट्रोल में लेना है। तो इन्होंने सिविल केस किया सिविल कोर्ट में। तो उसमें मैं डिफेंडेंट नंबर 1 हूं, यानी मैं आरोपी नंबर 1 हूं। आरोपी कह सकते हो, वैसे आरोपी नहीं कहते हैं, लेकिन डिफेंडेंट। और 2 इज आचार्य, जो एक गोल्ड स्मिथ हैं। तीसरे नंबर पे है अपना अलविन,
जो कि एक कोचिंग क्लास के टीचर हैं, और चौथे नंबर पे हैं राजेंद्र। ऐसे करके 4 लोगों के ऊपर उन्होंने केस डाला। अब केस का हमने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है, बहुत ही कड़क जवाब दिया है, क्योंकि रुनवाल ने बहुत सारी गलतियां की है। तो अब ये सब देख के ऐसे लगने लगा था कि हमारे तरफ ऑर्डर आएगा। 2 हियरिंग्स हुए जहां पर सिर्फ मुझे बोलने का मौका दिया गया, और तो बहुत सही चल रहा था। 2 हियरिंग्स हुए, मुझे मौका दिया गया बोलने को कोर्ट में, इन लोगों को मौका नहीं दिया गया। लेकिन जज के सामने हमने सभी लोगों के केसेस रखे। हेमंत दुबे और आसिफ खान भी हमारे साथ में आए थे, और मैंने जज से कहा कि इनका भी केस सुनिए कि 70 लाख रुपीस इनसे ले लिया गया है, आप जरा बात तो करिए इनसे, हेमंत दुबे से भी बात करिए। अब ये सब तो हुआ नहीं, खैर, लेकिन हुआ ये कि हमारा केस इतना भारी है, हाँ, हमारे तरफ इतना अमाउंट, ये है क्या कहते हैं, मटेरियल है, कि हमने तो रुनवाल का पर्दाफाश करके रख दिया है कोर्ट के सामने। तो इन्हें डर लगने लगा कि अब इनके फेवर में तो कोर्ट ये ऑर्डर नहीं देगा। ऑर्डर क्या चाहिए था उनको? ऑर्डर ये चाहिए था कि ये सारे जो वीडियोस हैं, मैंने वैसे 15 वीडियोस बनाए थे उस तारीख तक, तो 15 वीडियोस में से ये चाहते थे कि 7 वीडियोस डिलीट किए जाएं। अब 7 वीडियोस डिलीट भी होने चाहिए, और साथ में वो चाहते थे कि कृष्णराज से को मना कर दिया जाए कि वो हॉराइजन प्रॉपर्टीज के वीडियोस, यानी कि माई सिटी के वीडियोस, रुनवाल माई सिटी के वीडियोस बनाए। तो इस तरह से वो मेरे ऊपर एक रोक चाहते थे। अब वो रोक नहीं हो पाया। जज ऑर्डर देने वाले थे, लेकिन जज उनके पक्ष में ऑर्डर नहीं देंगे, ऐसे उन्हें महसूस होने लगा, ऐसे उनको फील होने लगा। मुझे तो पता नहीं, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन मुझे फील होने लगा, उन्हें फील होने लगा, तो वो घबरा गए। तो इसलिए अब उन्होंने पुलिस केस किया है। पुलिस केस करके हमारे ऊपर, यानी कि ये 3 लोगों के ऊपर आरोप है कि ये लोग खंडनी कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन करके वीडियोस बना के अपने ही पैसे वापस ले रहे हैं भाई। मतलब एक्सटॉर्शन नहीं कहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि बिल्डर से वो पैसे ऐंठने के चक्कर में है। इस तरह से सायन पुलिस में कंप्लेंट कर दिया गया है, और अब जो बवाल चल रहा है वो सायन पुलिस स्टेशन को लेके और ये एक्सटॉर्शन के कंप्लेंट को लेके बवाल चल रहा है। आगे और भी समझाते रहूँगा दोस्तों। मैं हूँ कृष, दी अर्बन नक्सल। मैं हूँ आपका दोस्त, और ऐसे बिल्डरों के साथ लड़ने में आपकी सहायता करते रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।